कि जिस तरह से रिमोट से इतनी दूर जाकर के मिसाइल अपना निशाना लगा करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह ये छोटे कद का आदमी, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र का तो अब्दुल कलाम साहब सिंह उनको सिखाएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोबोट निर्मित करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कि अच्छे सपने देखिए, राजस्थान की सरकार आप सब लोगों के सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नौजवानों के सपनों को पंख लगाने का काम करना, महिलाओं की समृद्धि करना, किसान का कल्याण करना और गरीब का उत्थान करना, इस संकल्प को हम लेकर के चले हैं तो कोई भी व्यक्ति इसमें विघ्न फैलाने की कोशिश करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और ये मेरा संकल्प है, आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान पर कोई भी व्यक्ति उंगली उठाने की कोशिश करेगा, उसको सीना तान के जवाब देने का काम आपका बेटा करेगा। अभी सौम्या जी ने बात कही, आपको ध्यान हो कि जिस समाज में नारी को आगे रखा जाता है, नारी की पूजा की जाती है, वो देश, वो क्षेत्र, वो समाज हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता है। दूसरा ये भी कहा कि हर सक्सेस पुरुष के पीछे नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है, सत्य है। लेकिन आपके सक्सेस के पीछे पुरुष का बहुत बड़ा योगदान है, उसको जानते हैं। और हम तो इस सरदारी को और विशेषकर फागने राजाओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी बेटी कंपनी सेक्रेटरी, जिसने सबका अभिवादन किया, स्वागत किया, और उनकी बहू जयपुर की मेयर, उसने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। वैसे भारतीय संस्कृति में नारी की पूजा आज से नहीं, पुरातन समय से की जाती है। आप ध्यान करो कि जब हमको विद्या अर्जित करनी पड़ती है तो मां सरस्वती की पूजा करते हैं। जब हमको धन की आवश्यकता होती है तो मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और जब हमको शक्तिशाली बनना पड़ता है तो मां दुर्गा की पूजा करते हैं। और जब धन धाम से पूर्ण होना पड़ता है तो मां अन्नपूर्णा की पूजा करके इस भारतीय संस्कृति में शुरुआत की जाती है। तो ये भारत हमेशा माताओं का सम्मान करता आया है, लेकिन आज साहब सिंह जी आपने कमी कर दी। जिन सरोज जी का नाम आप भी ले रहे हो, पूरा समाज ले रहा है, सारे वक्ताओं ने लिया है, मैं आग्रह करूंगा कि उनको यहां ला करके सम्मानित करने का काम करें कि उन्होंने रात दिन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपकी प्रगति में, परिवार की प्रगति में जो सहयोग किया है, मैं निश्चित रूप से उनका आभार व्यक्त करूंगा। और इसके साथ साथ मैं उस जननी को भी प्रणाम करूंगा जिस पवित्र कोख से साहब सिंह, रामवीर जैसे भाइयों ने जन्म लिया। यही है, जब सौम्या चेहरा दिखा रही है तो तू दिखाने में कहा दिक्कत आ रही है तो दोनों बहू ही, कोई अंतर तो है नहीं। और आज तो जमाना जो है, हाँ, तो आपको आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, पूरे समाज की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उस जननी को भी प्रणाम जिन्होंने साहब सिंह और उनके भाई रामवीर जैसे बालकों को जन्म दिया। मैं उनको भी प्रणाम करूंगा आज इस मंच से। देखिए,
आज का जो ये शुभारंभ है, साहब सिंह जी यदि चाहते तो इस जयपुर शहर के ही नहीं, राजस्थान और पूरे इंडिया के इंजीनियर्स को बुलाकर इसका भव्य शुभारंभ कराया जा सकता था। लेकिन इसके पीछे भी देखिए सोच, कि वो इंजीनियर्स आते हैं वो तो सक्सेस है, कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या खुद का उद्यम है, अच्छे टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में पढ़कर के आगे बढ़े हैं। लेकिन ये दूरगामी सोच कि जिस भूमि ने मुझे को जन्म दिया वहां के पंच पटेलों को, युवा साथियों को बुलाकर शुभारंभ करके इसको दिखाएं कि आप भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के सपने को संजोने का काम करिए। इसके पीछे का उद्देश्य है। मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि आप जिस तरह से संस्कार और संस्कृति का संरक्षण करते हुए अपने विकास की परिकल्पना को साकार करने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारत विश्वगुरु था, सब लोगों के मुंह से जो वक्ता हैं, विद्वान, उनसे हम सुनते हैं। अब विश्वगुरु था तो उस समय भी टेक्नोलॉजी जो हमारी वो हाई लेवल की रही हो, और उसका जब हम वेद पुराण उपनिषदों में अध्ययन करते हैं तो उल्लेख मिलता है कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले भी भारत में टेक्नोलॉजी का प्रभाव था। यदि टेक्नोलॉजी का प्रभाव नहीं था तो भगवान राम वन में जब सीता को अकेली छोड़ के चले गए थे और जब उन्होंने एक लकीर खींची और रावण जब उस लकीर को पार करने लगा तो उसके शरीर में अग्नि क्यों जली? कोई न कोई टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय भी। उस समय भी शब्द भेदी बाण हमारे योद्धाओं ने चलाए और शब्द भेदी बाण चला करके उसी जगह पर निशान, जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे सेना के जाबाजों ने सिस्टम फिट कर दिया कि फला मकान के फला कोने में अपन वहीं जाके मिसाइल गिरी और उसको नष्ट करने का काम। उस समय भी ये टेक्नोलॉजी थी। बीच का दौर आया होगा, परिस्थितियां बदली होंगी, लेकिन अब पुनः भारत ने जिस तेज गति से विकास शुरू किया है, भारत ने पूरी दुनिया कायल है, यहां के वैज्ञानिकों की पूरी दुनिया कायल है। यहां के संत महात्माओं के द्वारा समय समय पर की गई रिसर्च। अब आप देखिए, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि दुनिया भर का जो मेडिकल साइंस है वो चरक संहिता के आधार पर लिखा गया है, जो चरक ऋषि ने लिखी थी। ये जितनी भी मेडिकल साइंस है उसके आधार पर उसको लिखा। तो उस समय के जो विद्वान थे, हमारे संत विद्वान, महात्मा, वैज्ञानिक, उनके आधार पर आज जगह जगह रिसर्च की जा रही है। और मैं ये कहता हूं कि साहब सिंह जी ने ये सिर्फ उत्पादन का ही प्रतिष्ठान नहीं बनाया है, इसको रिसर्च सेंटर डेवलप किया है। मैं आपको और बधाई देना चाहूंगा कि देश दुनिया के लोग आपके इस प्रतिष्ठान में रिसर्च करने के लिए आएंगे। साहब सिंह उनको सिखाएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोबोट निर्मित करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अभी आपने जैसे उल्लेख किया कि राष्ट्र को समर्पित 80,000 करोड़ की रिफाइनरी, उसमें जो परेशानी आई उसको भी दूर करने का काम आपके सपूत, आपके लाडले बेटे
साहब सिंह इंजीनियर की टीम ने वह सफलतापूर्वक उसको सुलझाने का काम किया है। आज हमें वो टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई है कि हम चीन, अमेरिका, उन देशों को पीछे छोड़ने के लिए तत्पर है। उनकी जो तकनीकी की सुविधाएं थी, आज उस तकनीकी को और आधुनिक बनाकर साहब सिंह जी के नेतृत्व में इस देश में ये पहला प्रतिष्ठान, और मैं तो कह रहा हूं कि शायद विश्व स्तरीय प्रतिष्ठान ये होगा, विश्व स्तरीय प्रतिष्ठान। तो हमें गौरवान्वित होना चाहिए। अब कछु लोग तो जब बस में बैठ के आए होंगे, जो यूं ही समझ रहे होंगे भाई नौ तो है गृह प्रवेश से चलो। मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम बताओ कि भाई साहब सिंह ने कोई मकान बना लिया, हम 2-4 मशीन धर रही होंगी और चलो भाई लड्डू फाड़ खाएंगे आज। ऐसा नहीं है। जिस व्यक्तित्व को भारत की सरकार सम्मानित करे, ये साहब सिंह छोटा मोटा आदमी नहीं है। कद काठी छोटी लग रही होगी, लेकिन जिस तरह से रिमोट से इतनी दूर जाकर के मिसाइल अपना निशाना लगा करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह ये छोटे कद का आदमी, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र का तो अब्दुल कलाम। तो मेरी ओर से तो बहुत बहुत बधाई। और सौम्या जी अभी एआई का जिक्र कर रहे थे। अब एआई की चर्चा उन टी शर्ट टाई वालों के बीच में करते हम, ये तो एआई का उपयोग इसी में कर रहे हैं कि मेरा फोटो आपके साथ और आपका फोटो किसी और के साथ, ये तो छप्पर में लोटे लोटे उसका उपयोग जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, दोनों का सदुपयोग करके हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने उस पर काम शुरू कर दिया कि हम राजस्थान को भी विकसित राजस्थान और विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाएं। इसीलिए तो राइजिंग राजस्थान किया, और राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिसमें एक साहब सिंह जी ने भी अपना एमओयू किया, और उस एमओयू को धरातल पर ला करके साकार रूप दे करके राइजिंग राजस्थान के उस आयोजन में आपने जो लिखा पढ़ी करी, वो साकार रूप आज ले रही है। तो उस विकसित भारत और विकसित राजस्थान की यात्रा में ऐसा ही नहीं है कि सरकारें अपने स्तर पर कर देंगी। जो व्यक्ति बैठा है और हर व्यक्ति राजस्थान का निवासी, उसको अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी। चाहे वो व्यापार करने वाला है, चाहे वो सरकारी नौकरी करने वाला है, चाहे वो किसान है, चाहे दिहाड़ी मजदूर है, हर व्यक्ति को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि भारत में जो युवा शक्ति है, वो पूरे देश में, पूरे विश्व में किसी भी देश के पास इतनी युवाओं की संख्या नहीं है। लेकिन उसको सकारात्मक रूप से हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस भारत को मजबूत भारत बनाते हुए विकसित भारत बना करके विश्वगुरु बनाने का जो संकल्प लेकर के चले हैं, उसमें हमारे युवा साथियों को हर क्षेत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और सुनिश्चित करने के लिए साहब सिंह जी जैसे हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया है, इन लोगों से अपने ज्ञान को आत्मसात करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया के देश मोदी जी के नेतृत्व अपने करिश्मा दिखा रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी अन्य देशों की तुलना में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था 2014 से पहले जो 11वें नंबर पर थी, आज हम पूरे विश्व की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। और अभी माननीय मोदी जी ने विदेश यात्रा पर कहा
कि बहुत जल्दी ही पूरे विश्व की तीसरे स्तर की अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है, जो जल्दी बनेगा। ये वैसे ही संभव नहीं हो पाता। ये कुशल नेतृत्व, कुशल मैनेजमेंट, उनका सर्वेक्षण और अच्छी देखभाल के बाद बन पाते हैं। तो मैं तो आप सब लोगों को कहूंगा कि अच्छे सपने देखिए। राजस्थान की सरकार आप सब लोगों के सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और मैं राजस्थान की सरकार में मंत्री के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। तो राजस्थान का कोई भी पीड़ित, वंचित, शोषित, जरूरतमंद कोई भी व्यक्ति यदि संपर्क में आता है तो आपकी ताकत के बल पर उसका समाधान करने का पूरा प्रयास हम करते हैं। संकल्प ले रखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक ही संदेश है कि 8 करोड़ राजस्थान के लोग हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं और इन परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, नौजवानों के सपनों को पंख लगाने का काम करना, महिलाओं की समृद्धि करना, किसान का कल्याण करना और गरीब का उत्थान करना, इस संकल्प को हम लेकर के चले हैं। तो कोई भी व्यक्ति इसमें विघ्न फैलाने की कोशिश करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखेंगे। हम नई नीतियां बना करके उद्यम करने वाले लोगों का संरक्षण करेंगे, मार्केट उपलब्ध कराएंगे। और इतना ही नहीं, रेहड़ी पटरी पर बैठा मजदूर यदि अपना रोजगार बढ़ाना चाहे तो उसको भी कम ब्याज पर, स्वयं की गारंटी पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराने का काम करेंगे। लखपति बनाने का काम करेंगे। किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। कर्मचारी, अधिकारी हैं जो जितने भी हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करें। इस संकल्प को लेकर हम आगे चले हैं। इसलिए दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन में एक नई चहल पहल और एक नई सोच पैदा करने का काम करेगा, क्योंकि आपके ही बेटे जिसने अपने मुंह से कहा, अपने मुखारविंद से कहा कि बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई शुरू की और जो सपना देखा, आज वो सपना साकार होकर के राष्ट्र को समर्पित करने का काम। मुझे ध्यान है कर्नल बेसरा साहब और मैं राज्यपाल महोदय से मिलने गए थे। महेंद्र जी और मान सिंह जी थे, हम 4 लोग। तो जो थ्रू आउट इंग्लिश बोल रहे थे अच्छी, तो राज्यपाल महोदय ने कहा, कर्नल साहब आपकी एजुकेशन कहां की है? तो एक लाइन में उन्होंने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे की मेरी एजुकेशन। तो पीपल और बबूल के नीचे पढ़ने वाले लोग, ये आज नहीं है, इतिहास भी गवाह है। छायादार वृक्ष वही बनता है जो पहले मिट्टी में दबता है, बीज अंकुरित होता है और फिर बड़ा होकर के छायादार। शुरू से ही कोई छायादार नहीं होता, पहले उसको कुचलना पड़ता है, दबना पड़ता है, नीचे रहता है और फिर अंकुरित होकर के आंधी तूफान सबसे संघर्ष करके बरगद बन के दुनिया को छाया देने का काम करता है। वो साहब सिंह जी ने करके दिखाया है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका बेटा जयपुर में रहता है, क्षेत्र में रहता है, कभी भी आप आशीर्वाद देने के लिए मेरे आवास पर पधार सकते हैं। दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। और ये मेरा संकल्प है, आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान पर कोई भी व्यक्ति उंगली उठाने की कोशिश करेगा, उसको सीना तान के जवाब देने का काम आपका बेटा करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।